अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम एसव्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं, और कुछ सिनेरियो क्लियर नहीं होता आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा कि कुछ चीज़ें हम नज़र आ रही हैं वाज़े तौर पर, लेकिन साथ साथ मसाइल भी हैं। ये कहा जाए कि ये जो बताया जा रहा है ना, ये हुकूमत सिक्का बंद है, मैं इस पर कभी भी इत्तफाक नहीं करता। वो एक अलहदा बात है कि 5 साल के लिए पूरा चलना है, वो सेटअप लाया इसलिए गया है, और सेटअप को इतना सिक्का बंद कर दिया गया है कि अगर गिराना भी है तो कौन गिराएगा। अदालतें, वो आपके सामने जो पोजीशन नज़र आ गई है, ग्राउंड के ऊपर जब तक एहतजाज नहीं होगा और वो एहतजाज उस लेवल पे जाएगा कि जहाँ जाके मजबूर होना पड़ेगा, ये सवाल ज़रा बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। मैं तो पिछले 3.5 साल से ही बात कह रहा हूँ कि एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलें, जब सड़कों पे निकलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले और उस वक्त से मैं बड़ी वजाहत के साथ, अदालती जंग जिस तरह लड़नी थी उस तरह नहीं लड़ेगी, पॉलिटिकल जंग जिस तरह लड़नी थी नहीं लड़ी। अब मीडिया बहुत वाइब्रेंट रहा, और उसने सोशल मीडिया की बात हो रही है। वफाकी आनी अदालत ने एक कॉज लिस्ट जारी कर दिया, बड़ी हैरान कौन सी लिस्ट है मेरे लिए। यानी अच्छा, क्यों हैरान कौन है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। और सदर ट्रम्प को राम करने के लिए क्या कुछ किया, क्या हमें कुछ मिला वो नहीं, उस पर भी गुफ्तगू हम करेंगे। और सोहेल बड़ेज का कॉलम जो है वो बड़ा ज़ेर बहस है, यानी बड़ी अजीबोगरीब सी कहानियाँ। अब एक रूटीन है उनकी कि आप हवा में बातें करते हैं और हवाई में बातों को लेकर वो चलते रहते हैं। पहले तो बताता चले, चीफ जस्टिस काबिल मोहतरम चीफ जस्टिस आइनी बेंच हाजी अमीनुद्दीन साहब, वो सिंगल बेंच कर रहे हैं, पता नहीं किस कैपेसिटी में, मेरी खुद समझ से बाहर है। जो कोई नई, वैसे मैंने कहा था ना, नई जूरिस्प्रूडेंस, जस्टिस अजहर रिजवी वो भी सिंगल बेंच कर रहे हैं। और एक डिवीज़न बेंच बना है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा बैठे हुए हैं। अब खबरें नहीं है वहाँ पर, बस असल जो बादरा समझ नहीं है आपने, जो कहानी ये भी है ना कि वहाँ कोर्ट रूम भी नहीं है। अभी ये भी नहीं पता कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कोर्ट रूम 1 में बैठेंगे या कोर्ट रूम 2 में बैठेंगे, ये भी और कई ऐसे केसेस लगा दिए हैं बस। यानी अजीब सी बात है, लग ये रहा कि जैसे शहर कमरों में सुनना है या बेंचों में सुनना है या कोर्टों में सुनना है, कोई क्लैरिटी नहीं, किसी को अता पता ही नहीं है। मेरा भी ये केस लगा था, हमने तो अभी प्रिंसिपली डिसाइड किया कि हमने आइनी बेंचों के सामने पेश नहीं होना है, आइनी कोर्ट के सामने पेश नहीं होना है। पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन से डॉक्टर सलमान काज़मी खुद जाएंगे, लेकिन वो मैं कॉज लिस्ट में भी कोशिश करूंगा कि बैक, वो कहता है काफ़ी बड़ी कॉज लिस्ट है, और लेकिन अब कोशिश कर रहा मैं शेयर कर देता हूँ, मैं सामने खोल रहा हूँ अभी ज़रा। अपने दोस्त ने एक भिजवाई है, वो जो कॉज लिस्ट है, मुझे कुछ 30 सफ़ों की कॉज लिस्ट है। उस 30 सफ़ों की कॉज लिस्ट के अंदर क्या कहानी है, वो मैं कुछ 1-2 केसेस आपके सामने सिर्फ बताना चाहता हूँ, ज़रा आप समझ सकें उस बात को। ये मैंने कॉज लिस्ट सॉरी जो है ना वो खोल ली है, और उस कॉज लिस्ट में यानी कोवरंटो की रेट है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की, ये पुरानी है, ये वापस ही होनी है। ये जितनी भी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो है ना वो वापस होनी है। कुछ हैं अब वो पता नहीं समझ नहीं आती है कि किस तरह से सिंगल जज सुनेगा या सिंगल जज नहीं सुनेगा, ये भी कोई हैरान कुन बात है। यानी रोज़ाना के तकरीबन केसेस लगे हैं, को 5 केसेस उधर लगे हैं, और इसी तरह को तकरीबन 5 केसेस जो है ना सिंगल जज के सामने लगाए गए हैं हर रोज़, जो चीफ जस्टिस हैं इसी तरह। और अपना जो ख़ास तौर पर डिवीज़न बेंच की बात है, यानी वो टीम सारी वही है जो ख़ास तौर पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, जिन्होंने अपलोड करती थी चीज़ें। वो सिंगल की भी मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी हैं, सिंगल की चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, ताकि क्लैरिटी के साथ आप समझ जाएं इस बात को कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने जा रहा है। और आइनी बेंच कैसे जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगा, ये मेरे भी समझ से बाहर है। यानी मैं भी कुछ समझ नहीं सकूँगा कि आइनी बेंच कैसे चीज़ों को सुनेगा, कैसे देखेगा ये। और आइनी बेंच के आपको पता है, उसको 27वीं तरमीम में लाहौर हाई कोर्ट में चल दिया है, चैलेंज कर दिया है सिंगल जज के सामने, जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के सामने समाअत होनी है, और उसमें डिटेल डिस्कशन होगी और बातें होंगी। बाकी जहाँ तक बुशा बीबी के बारे में जो लघवियात, जो बकवासियात और जो बाकी सारी जो कॉलम चला है इकोनॉमिस्ट का, वो इकोनॉमिस्ट अखबार नहीं है, वो अब तो क्लियर हो गया है, एक रिसाला है, और उसमें जो लिखने वाली हैं वो कितने की जर्नलिस्ट है, वो अंदाज़ा लगाएं कि उनके कितनी की कहानी है, कि उनका जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स वगैरह है वो सारे डीएक्टिवेट हैं, आप सब देख सकते हैं, किसी को बताने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। उसके लिए डेफमेशन और बाकी प्रोसीडिंग उस पर काम हो रहा है, और बहुत जल्द जो है
उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो लाई जाएगी। सब यानी जहाँ बरतानिया के अंदर भी बनती है, पाकिस्तान के अंदर भी बनती है, और सिर्फ बरतानिया के नहीं अंदर ही, उसके अलावा बहुत से ममालिक जहाँ जहाँ ये कॉलम देखा गया वहाँ भी प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली चल सकती हैं। और वहाँ एक जो बड़ी ज़बरदस्त है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बातें की हैं वो मैं ज़रा सामने पॉइंटर लिखे हुए आपके सामने बताता हूँ। पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ ताल्लुकात बेहतर के लिए एक बड़े पैमाने पर लॉबिंग मुहिम शुरू की। वाशिंगटन में कई मौसर कंपनियों को भारी रकूम अदा की। ये मुहिम ऐसे वक्त में चलाएगी जब अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक पर सख्त तजारती पाबंदियाँ और बुलंद टैरिफ आयद कर रहा था, मगर पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया जो न सिर्फ खुसूसी रियायत मिली बल्कि इंतहाई साजगार तजारती शराइत भी फराहम की गई। यूँ पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन टैरिफ रेट में से एक मिला और उसकी अमरीकी मंडी तक रसाई नुमायाँ तौर पर हो गई। इन लॉबिंग माहदों की मालियत तकरीबन $5 मिलियन थी और ये बहार 2025 में उस वक्त किए गए जब पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी के माहौल से गुजर रहा था। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के साथ कारोबारी साथियों, करीबी अफराद और हत्ता के साबिक बॉडीगार्ड्स तक को लाबिस के तौर पर भर्ती किया। दूसरी जानब बाद ने इस अरसे में लॉबिंग पर कम खर्च किया, जिसके बायस दोनों ममालिक के अमरीकी हुकूमती हलकों में असर और रसूख के दरमियान वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बेहतर हुए जबकि भारत के साथ अमरीकी फासले बढ़ गए। पाकिस्तान ने सफारती में हर मास पर भी सदर ट्रंप को खुश करने के लिए कई इकदाम किए। इस्लामाबाद में ट्रंप के भारत के साथ जंग बदी का सेहरा जो है आमादगी जाहिर की, उसकी नोबल नाम के लिए नामजदगी की हमायत की। इसलिए पाकिस्तान ने $500 मिलियन की मादनी डील की पेशकश से अमरीकी दिलचस्पी को मजीद बढ़ा। पाकिस्तान ने अमरीकी ज़रूरी मसनूआत के लिए अपनी मंडी खोलने की यकीन दहानी भी कराई, जिसे ट्रंप इंतज़ामिया ने मुस्बत इशारा समझा। अब ये बातें उन्होंने कही हैं, क्या कही हैं, क्या सच्चाई है, जो मेरे तक समझ में आई है, मुझे तो जो बातें हैं आपके सामने फैसला आप लोगों ने करना है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कहानियाँ क्या। सुहेल बड़ाज का कॉलम जो है, हमारे दोस्त हैं, बड़ी कई दफ़ा नाश्ता कोई घर किया है कि दोस्त अब आप बारे इकट्ठे जाने वाले लोग, ज़रा काफ़ी इनसे मिलना जुलना रहता है। और आजकल ज़रा मेरी मुलाकात नहीं होती है। यूके में बरतानिया में मुलाकात मेरी हुई थी जी, और वो कहते हैं जी बाज़ जज जो ना खुदा बान बैठे थे, आइन के जमहूरी और अवामी तशरीयात की बजाय जुडिशल मार्शल नाफिज कर रहे थे। अब ये बात जो है ना, ये मैं बड़े अदब के साथ सुहेल बड़ाइश साहब, कौन सा केस ऐसा है, मैं एक बात अर्ज़ करूँ, मुझे सिर्फ यानी ज़ुबानी कलामी बात नहीं करनी है आपने। जुडिशल मार्शल है क्या, पहले आपको पता है, पहले आपको पता है। आप इस तरह की यानी इस तरह की लग़वियात और इस तरह की गुफ्तगू करें, अच्छा नहीं लगता है। असल कौन सा केस, मैं आपको उसको मुखालिफ बताता जाता हूँ क्या होता है। 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, कराए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती, कंटेम्प्ट लिया किसी ने, और किस तरह से डिले करके फिर इलेक्शन कमीशन जो मनमानियाँ करता रहा, सारा कुछ आपके सामने है। नॉमिनेशन पेपर्स में क्या कुछ हुआ, सिंबल ले लिया गया। जुडिशल मार्शल की बात, सेक्शन 215 जो है चैलेंज किया था, लाहौर हाईकोर्ट में लार्जर बेंच बना होता, नहीं लगाया। यानी आप कमाल बात करते हैं, यानी खुदारा कौन सा जुडिशल मार्शल है, कौन से केस की बात कर रहे हैं। आइन कहता है कि रिजर्व सीटें जो है ना वो सियासी जमात, यानी एक सियासी जमात को तोड़ा गया, पहले पाबंदी लगाएगी, फिर उसकी सीटें ना मिले। जब आपने एविलेशन का दाखिल करना था, दाखिल कर दिया, कई चीज़ें सामने आ गई, रिकॉर्ड के आ गई, कुछ के नॉमिनेशन पेपर आ गए, लिस्टें सारी पार्टी के ऊपर है, पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, तो इसमें ऐसी क्या बात, आप कहना क्या चाहते हैं। मारूजी हालात को सामने रखकर बात करें ना, जो गुफ्तगू समझ में आए। और अल्टीमेटली जो है वो सीटें उनकी थी, उनको मिलनी थी, लेकिन क्या तशरीह की गई, फिर कानून तरमीम किया गया। यानी कानून भी इन दिनों यानी आप कर सकते थे, इसका अगर इतलाक होना था अगले आने वाले इलेक्शन पे होता, यानी आप वो बात करें जो समझ भाई, वही समझना चाह रहा हूँ क्या है यहाँ पर कोई आ जाए, नज़रबंदी के ऑर्डर्स आ जाए, 144 का नफाज आ जाए, जो फसाइयत यहाँ घर घर होती है। आप कहते हैं कौन सा जुडिशल मार्शल, क्या किया उन्होंने। दूसरी तरफ जिन लोगों को फ़ायदा देना था, आप सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, तो इसलिए आंखें बंद मत करें, आपको हक़ाइक़ का सबका पता है। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने, मैं हैरान होता हूँ, उन्होंने जस्टिस सईद मंसूर शाह के बाद में कि अमेरिका में बातें हो रही थी, जब आएंगे इलेक्शन कालादम करार दे देंगे, जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इलेक्शन कालादम करार दे देंगे। अच्छा, कमाल की बात है, कहाँ की रिपोर्टें हैं वैसे, और किस बुनियाद पर। यानी आप खुदारा हक़ाइक़ पे बात करें ना, हक़ाइक़ पे गुफ्तगू करें। यानी इस तरह की अब जो आपको है नहीं, बातें नहीं हैं और कमाल की बातें हैं, और आप उन सब चीज़ों को उस तरह लेकर चलें तो बड़ी हैरानगी की बातें हैं, तकलीफ़ होती है आपकी इन बातों के ऊपर। आखिरी बात की तरफ चलते हैं। और BBC के आर्टिकल के मुताबिक एटमी सलामती के हामिल मुल्क पाकिस्तान की सियासत में वो फ़ौज के किरदार के हवाले से वो बात करते हैं, कभी बराह रास्त बात करते हैं, कभी साइड से
सिविल खुद मुख्तारी पर सवालात उठाए हैं उन्होंने, बहुत सी बातें की हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक़ का किरदार, और अब वो आगे जो बात अपना जी विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के सरबराह माइकल गूगलमैन कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये तरमीम इस बात का ताज़ा तरीन बल्कि शायद सबसे मजबूत इशारा है कि पाकिस्तान अब हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि माबाद हाइब्रिड निज़ाम के मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने कहना उन्होंने कह दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।